तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने द लेटर वैदिक सिविलाइजेशंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इसका जो इंट्रोडक्शन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल लाइफ है, वो सब कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी कि बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उस टाइम का, बेसिकली आपका लेटर वैदिक सिविलाइजेशन जब चल रहा होता है। ये जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन है वो एक्चुअली में वैदिक सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट है। ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो आपका 1500 से, और कहीं कहीं पे ना 1600 भी ये आपका लिखा हुआ मिल जाता है। तो 1500 से लेकर के 500 के बीच का जो ड्यूरेशन है, अच्छा ये ध्यान देना, ये मैं बीसी में लिख रहा हूँ, है ना, बीसी। तो ये जो 1500 से लेकर के 500 बीसी तक का ड्यूरेशन है, इसे हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है 1500 से 1000 बीसी, और दूसरा है 1000 बीसी से 500 बीसी। तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक के बीच का जो ड्यूरेशन है उसे हम लोग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। उसे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और सेकंड जो 1000 बीसी से 500 बीसी है उसे हम लोग लेटर वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इस ड्यूरेशन माने 1000 बीसी से 500 बीसी तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस वक्त यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा था, इस बारे में हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे हम लोग जानेंगे रिलीजन के बारे में कि यहाँ के जो लोग हैं उनका रिलीजन क्या था। हिंदुज्म के बारे में हमें पढ़ने की, हिंदुज्म जो है वो उसका ओरिजिनेशन बेसिकली कब होता है, किसने करा और कैसे करा। और इसके बाद एंड में जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक लाइफ, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर। उसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा कुछ इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करें। देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक बच्चों आज की इस वीडियो का हमारा है वो है द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन है उसमें जो गुरुकुल सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रही होती है, और ये गुरुकुल सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली ना मैं काफी श्योर हूँ कि आपने अक्सर टीवी पे या तो कहीं ना कहीं जो गुरुकुल वर्ड है वो आपने सुना होगा। बट आई थिंक बहुत कम बच्चे होंगे आप लोगों में से जो गुरुकुल का मीनिंग जान रहे होंगे कि गुरुकुल सिस्टम बेसिकली कौन सा सिस्टम था। तो देखो, ये भी एजुकेशन सिस्टम है। जैसे अभी के टाइम में हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, आते, तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ स्टडी करने के सिलेबस होते हैं। बट पहले के टाइम में जो सिस्टम है एजुकेशन का वो लिटिल बिट क्या बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। When a boy was 7 years old, आप सपोज करो जब 7 years के हो जाते हो, कोई भी बच्चा बेसिकली जब वो 7 years का हो जाता है, तो ही वॉज सेंड टू गुरुकुल। तो उसके जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुकुल सेंड कर देते हैं। जैसे कि अभी देखो आपके टाइम में क्या होता है कि जो बच्चे घर पे कुछ ज्यादा ही परेशानी और शरारत करते हैं ना, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसे हॉस्टल सेंड कर देते हैं, हॉस्टल में छोड़ देते हैं, ताकि वो बच्चा वहीं पे रहे, वहीं से स्कूल वगैरह करे। लेकिन जो बच्चे ठीक ठाक हैं, आप हमको लगता है बहुत अच्छे बच्चे हो इसलिए आप घर से ही आना जाना करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यदि बच्चा 7 साल का हो जा रहा है तो गुरुकुल सिस्टम में उन्हें स्कूलिंग करने के लिए, एजुकेशन के लिए गुरुकुल सेंड करा जाता था। और भाई गुरुकुल के बारे में पूछोगे, भाई गुरुकुल क्या होता है सर, ये तो बता दो। तो देखो, गुरुकुल के बारे में लिखा हुआ है द हाउस ऑफ टीचर और गुरु। गुरुकुल बेसिकली वो स्कूल, बेसिकली वो प्लेस होता है जहाँ पे वो कह सकते हो टीचर के घर होते हैं, गुरु के घर होते हैं, और गुरु के देख रेख में ही बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं। He stayed there till he was 25 years old। और एक बार बच्चा 7 years old में वो गुरुकुल चाहता है तो 25 years old तक बेसिकली वो वहाँ पे रह सकता है। और वहाँ पे खाना पीना रहना और जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो सारा गुरु के द्वारा, गुरु का जो टीम होता है उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर वहाँ पे पढ़ाई क्या होती है, क्या ये हॉस्टल के जैसा ही होता है या हॉस्टल से ये अलग होती है, और अभी ये स्कूल वाला सिस्टम क्या होता है। देखो लिटिल बिट डिफरेंट है। आप ये टॉपिक कंप्लीट करते करते आप चीजें जो है वो समझ जाओगे। गुरुकुल्स वर यूजुअली सिचुएटेड डीप इन द फॉरेस्ट। देखो ये जो गुरुकुल है ना वो बहुत शांत वाली जगह में होता था। ऐसे जगह पे होता है ताकि जो बच्चा है ना वो वहां जाने के बाद भाग ना सके। बहुत बार क्या होता है, बच्चे की पढ़ने की मन नहीं होती है, वो वहां जाने के बाद क्या करते हैं, वो भागने लगते हैं इधर उधर, वहां से चाहते हैं कि किसी भी तरह से चोरी छुपी गुरुकुल से या फिर वैसे प्लेसेस पे जहाँ बच्चे को छोड़ दिया जाता है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, उसे वहां से वो भागना चाहता है। तो यहाँ से वो भाग ना सके इसलिए ये अक्सर ऐसा जगह पे सिचुएट करा जाता था ताकि लोग निकल ना सके। The teacher treated his students like his children and the children regarded द टीचर एज देयर स्पिरिचुअल फादर। देखो ये जो रिलेशन है चिल्ड्रेन का और गुरु का वो बहुत ही ज्यादा गहरा होता था। जो टीचर हैं वो अपने बच्चे को, स्टूडेंट्स को अपने बच्चे की तरह, चिल्ड्रेन की तरह देखभाल कर, देख रेख करते हैं बेसिकली। और जो चिल्ड्रेन है वो भी अपने टीचर को स्पिरिचुअल फादर, यानी कि वो फादर जो उसे जीवन कैसे जीना है, जीवन की जो राह
भविष्य में जो भी मुसीबतें आएँगी, जो भी पारिवारिक मुसीबतें आएँगी भविष्य में और जो परिवार से बाहर सामाजिक मुसीबतें आएँगी, उसे कैसे झेलना है, कैसे मैनेज करना है और एक अच्छी जीवन कैसे जीना है, इस बारे में वहाँ पे सिखाया जाता था। द स्टूडेंट्स लीड सिंपल एंड हाइली डिसिप्लिन्ड लाइफ़्स। जो स्टूडेंट्स होते थे वहाँ बहुत ही सादा जीवन सिंपली रहनी है, कोई भी आपका ऐशो-आराम वाली लाइफ़ बेसिकली वहाँ पे नहीं होता था, आपके मन के मुताबिक चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। बहुत ही सिंपल लाइफ़ जीनी है और हाइली डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहना होता था। और इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ और भी डिटेल्स में यहाँ पे कि दे हेल्प दे ग्रो इन मेनी वेज। तो बच्चे वहाँ पे रहते तो दिन भर ऐसा नहीं कि आपको पढ़ते रहना होता है, आप फ्री टाइम में फ्री वर्क भी कर रहे होते हो और इस टाइम में आपको गुरु की हेल्प भी करनी होती है। घर बनानी बेसिकली जहाँ पे आप रहते हो उसकी मेंटेनेंस करनी है, डेली साफ सफाई करनी है, खाना बनानी हो या फिर और भी जो छोटी मोटी चीजें होती थी, एक्टिविटीज होती थी, उसमें वो गुरु के हेल्प करते थे। ये आपका स्टूडेंट्स मीन्स गुरुकुल जीवन। तो कुछ इस प्रकार से गुरुकुल का जो जीवन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। द स्टूडेंट्स क्लीन द हाउस। जो बेसिकली जिस घर पे आप रहते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, उसको क्लीन भी आपको खुद से करनी होती है। ड्रिव वाटर फ्रॉम द वेल। खाने पीने की जो चीजें हैं जैसे कि जो पानी है वो भी निकालना आपको खुद से होता था। गैदर्ड वुड एंड वर्क इन द फील्ड। आपको खेत में काम करनी होती है, फील्ड बेसिकली क्या करने के लिए, अनाज उगाने के लिए। गैदर्ड वुड यानी कि जंगलों में जाकर के आपको लकड़ियां इकट्ठे करनी होती है, यानी कि एक इंसान को जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है वो वहां पे रह करके उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप कैसे जीवन जी सकते हो और अपने नीड्स को खुद से कैसे पूरा कर सकते हो। दे हैड टू मेमोराइज द लेसन्स व्हिच वर टॉट ओरली। और वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो प्रत्येक दिन क्लासेस लगती हैं सुबह या फिर शाम, और उस वक्त ना बिना किसी कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, कटर का इस्तेमाल किए आपको जो लेसन्स होते थे वो सिर्फ दिमाग में ही याद करनी होती थी। आपको लेके कुछ नहीं जाना है, आप बस जाओ वहाँ राडार एरिया में, वाईफाई के एरिया में जो गुरु जो है वो आपके समझो कि हॉटस्पॉट है, तो वो क्या करे वहाँ से इंटरनेट वाली वाईफाई जनरेट हो रही है और आप अपने दिमाग को लेकर के जाओ, उससे आप उसे कैप्चर करो, एक्सेस करो और जो ज्ञान गुरु के पास है उसे अपने पास ले आओ। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, 18 साल के बाद जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेड करते हैं गुरु दक्षिणा। वो गुरु दक्षिणा जो गुरु का जो फी है उसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है और उसे पे करनी होती थी अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स, जिसके पास जैसा संभव हो पाता था। यदि वो कोई राजा का बेटा है तो उसे ज्यादा जितना वो कर सके पे गुरु को, चावल के रूप में, अनाज के रूप में या फिर किसी और भी तरह की जो चीजें हैं, जैसे कि बहुत लोग जो है वो कुछ चीजें गिफ्ट कर दिया करते थे, जैसे मान लो जो गुरु की कुटिया हैं वो बनवा दिए या फिर उसके लिए गाय बैल वगैरह जो होते हैं ना बेसिकली कुटिया के लिए, या तो बोलो जो तुम्हारा आश्रम है गुरुकुल है उसके लिए दूध की व्यवस्था करने के लिए गाय को गिफ्ट कर दिए, या फिर कुछ कुछ इसी तरह की जो बेसिकली उस वक्त की चीजें हुआ करती थी, पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो, या फिर जो अनाज है, या फिर और भी कई सारी तरह की जो चीजें होती थी वो गुरु के लिए गिफ्ट कर दी जाती थी। तो कहने का मतलब है एट द एंड कि आप पूरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब आप गुरुकुल से निकल रहे होते हैं तो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को कुछ देना होता था। इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वर हाईली एजुकेटेड वुमेन लाइक मैत्री एंड गर्गी। देखो जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है वहां पे आपको ना जो एजुकेटेड वुमेन भी हुआ करते थे जिसे हम लोग मैत्री और गर्गी के नाम से जानते थे। बट जो लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे क्या होता है, जो वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी, जो वुमेन्स थे उनको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं था। उनका काम बस घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना और घर का जो बेसिकली काम धाम है वो देखना होता था। तो बच्चों गुरुकुल सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रिलीजन। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ का जो रिलीजन है, इन लोगों का जो रिलीजन है वो क्या था, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे और कौन से गॉड की पूजा करते थे। लिखा है द गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। जो गॉड्स थे ना अर्ली वैदिक पीरियड में, जितने सारे टाइप्स ऑफ गॉड्स थे और गॉड्स की जितनी मान सम्मान बेसिकली था, वो वैदिक पीरियड आते आते उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ब्रह्मा द क्रिएटर, Vishnu the preserver and Shiva the destroyer become the most important gods। देखो इसके अलावा बहुत सारे गॉड्स थे, इंद्र थे, सूर्य देव अलग हैं, चंद्रदेव अलग हैं, वाटर के लिए देव अलग हैं, बेसिकली आपका हवाओं के लिए पवन देव थे और सूर्य के लिए सूर्य देव हैं। तो इन सारे जितने भी देवता थे ना उनकी जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज करती और मिला जुला के सिर्फ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गॉड बचते हैं जिन्हें वो लोग फॉलो करते थे, जिसमें से आपका पहला है ब्रह्मा, जिसे क्रिएटर माना जाता था कि जो पूरी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा के द्वारा की गई है। जो विष्णु है उसे प्रिजर्वर माना जाता है, कि वो जो अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। एंड द शिवा द डिस्ट्रॉयर, और जो शिवा है उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। द मोड ऑफ वर्शिप बिकम कॉम्प्लेक्स, लेकिन और इन तीनों गॉड की जो पूजा का आराधना करने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो बेसिकली डिफरेंट हो जाता है।
एलाबरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस वर परफॉर्म, बहुत ही डिटेल्स रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो वो परफॉर्म करी जाती थी। एलाबरेट रिचुअल्स कहने का मतलब ना जो पूजा पद्धति है उसकी जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल था और लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता था। कुछ लोगों को अपनी फूड सेक्रीफाइस करनी है, घर सेक्रीफाइस करनी है, अपना सोसाइटी सेक्रीफाइस करनी है, कई सारी चीज़ें वो सेक्रीफाई करनी होती थी। सेक्रीफाई करने मतलब बहुत लोग ना अभी भी टाइम में आप देखना लोग पूजा परफॉर्म करने से पहले जो है वो उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। तो एक तरह से आपने अपने फूड का सैक्रिफाई करा। बहुत लोग हैं अपने घर की सैक्रिफाई करते हैं, वो टेम्पल जाते हैं या तो मेडिटेट करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो अपने घर, परिवार, समाज का जो है वो सैक्रिफाइस करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया था। The status of the Brahmans arose because these complicated rituals could only be performed by them। देखो अब ये जो रिचुअल्स इतने कॉम्प्लिकेट हो गए थे कि इन्हें परफॉर्म करने के लिए आपको गॉड की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए आपको किसी ना किसी ब्राह्मण्स की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए जो ब्राह्मण्स का स्टेटस है वो समाज में कुछ ज़्यादा ही रोज अप हो गया, ग्रो अप हो गया। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स होता था कि बिना ब्राह्मण के, बिना आप कह सकते हो पंडित की जो रिचुअल्स है उसे परफॉर्म कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ से जो आपका लेटर वैदिक पीरियड होती है उसके बाद से जो अभी हम लोग देखते हैं ना पंडित का है या फिर पुरोहित है या जो आपका ब्राह्मण से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगा। सामने आपको ना एक इमेज दिख रहा होगा, आप यहाँ पे नीचे तो कुछ चीजें भी लिखी हुई है बहुत डिटेल्स में। ये सब इंटरनल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जो कि साइड साइड से रहते हैं, तो इन्हें भी पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है कि एन एंशियंट स्कल्पचर्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल इन गुजरात। ये देखो बच्चों, ये जो आपको फिगर दिख रही है ना, पता है कहाँ की है? ये गुजरात की एक टेम्पल की है और ये बहुत ही एंशियंट स्कल्पचर्स यानी कि जो कलाकारी की गई है वो काफी ज्यादा पुराना है। ये जो स्कल्पचर्स है वो आपको शो कर रहा है द हिंदू गॉड ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। जो ये जो गॉड थे ना जिसके बारे में हमने अभी इसके ऊपर पढ़ा, इन गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्कल्पचर्स। हु वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। जो लेटर वैदिक पीरियड है यहाँ पे तीन जो गॉड है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बाकी सारे गॉड्स में से बढ़ जाती है। जो विष्णु है इसे प्रिजर्वर कहा जाता है, ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और जो आपका शिव है इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड या फिर डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों ये था यहाँ का रिलीजन में आपने देखा कि ये हिंदुज्म रिलीजन जो है उससे काफी ज्यादा मैच मैच कर रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्यदेव और जो आपका सनातन संस्कृति है उसे फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एपिक्स। टू इंपॉर्टेंट एपिक्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। फर्स्ट है महाभारत और सेकंड इज रामायण। क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट जो एपिक्स है इंडिया की, महाभारत और रामायण, दोनों के दोनों इसी ड्यूरेशन में आने की जो आपका लेटर वैदिक पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में ही कंपोज करी गई है। लिखा है दीज टू एंशंट एपिक्स कंटेन सम ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म। देखो ये जो दोनों टॉपिक है, चाहे वो मींस एपिक्स है, रामायण हो या फिर महाभारत हो, इन दोनों टॉपिक्स में जो हिंदुओं का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, बेसिकली देखो हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, ये आपका मेथड्स ऑफ लिविंग है। जीने जीने का जो एक तरीका है जिसमें आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको जीवन जीनी है। दोनों में जो हिंदुइज्म का आइडियाज है ना, जो सेंट्रल आइडियाज है, जिस थीम से बेसिकली हिंदुइज्म डिपेंडेंट है, वो दोनों का जो थीम है वो आपको महाभारत और रामायण में देखने को मिलता है। दे आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिचुअल्स। ये जितने सारे रिचुअल्स, तौर तरीके और हमारा जो ट्रेडिशन है उन सब की सोर्सेज है वो एक्चुअली में रामायण और महाभारत है। इवन कुछ वेद पुराण वगैरह भी हैं जिसके बारे में हमने इसके पीछे पहले वाली जो क्लासेस था वहां पे पढ़ा है। लिखा है नेक्स्ट की द महाभारत ओरिजिनली कंपोज्ड बाय ऋषि व्यास। तो कहा गया कि जो महाभारत है ना वो ऋषि व्यास की द्वारा करी गई, बेसिकली कंपोज्ड करी गई। ये चीज हम लोग को पढ़ना होता है, याद करना होता है। इज द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पांडव्स एंड द कौरव्स। और ये जो स्टोरी है महाभारत जो आपका एपिक्स है, इसमें बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो ग्रुप्स के बीच में होती है। पहला होता है पांडव्स एंड सेकंड इज कौरव। दिस कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ ग्रेट बैटल कॉल्ड महाभारत। और ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है बेसिकली बहुत बड़े वॉर से होती है जिसे हम लोग महाभारत कहते हैं। ये जो महाभारत है वो कुरुक्षेत्र की फील्ड में बेसिकली लड़ी गई थी। द भागवत गीता, द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज, इज बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा's एडवाइस टू अर्जुना बिफोर एंड ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र बैटल। ये जो कुरुक्षेत्र बैटल है जहाँ पे महाभारत वॉर लड़ी गई थी बिटवीन पांडव्स एंड कौरव्स, तो युद्ध के पहले और युद्ध के टाइमिंग में एडवाइस जो भी वो लॉर्ड कृष्णा के द्वारा अर्जुन को दी गई थी, उन सभी की जो कंपोज्ड है बेसिकली, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो सभी की सभी एक बुक में लिखा गया है जिसे कहते हैं द भागवत गीता। तो आपको यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट जो आपका
कह सकते हो एपिक्स के बारे में पढ़नी है, वो फर्स्ट महाभारत आपको याद रखनी है, सेकंड रामायण और थर्ड भगवत गीता जो इसके बारे में आपको याद रखनी है। द रामायण इज एन एपिक पोएम कंपोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना ये सब पूछते हैं एग्जाम्स, हु हैड कंपोज्ड रामायण, या फिर आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आती है कि हु हैज कंपोज्ड महाभारत, तो आपको इसका नाम लिखनी होती है बेसिकली। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। महाभारत जो कंपोज करी गई ऋषि व्यास के द्वारा, और जो रामायण है इसे कंपोज करा था ऋषि वाल्मीकि ने। और ये जो आप भगवत गीता के बारे में बात करो तो जो भगवत गीता है बच्चों, ये लॉर्ड कृष्णा की एडवाइस जो बेसिकली आपका अर्जुना के लिए होती है, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे भगवत गीता में आपको मिलती है। इट इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड ग्रेट डीड्स ऑफ रामा। ये जो रामायण है ये बेसिकली स्टोरी है लॉर्ड रामा का और उसकी लाइफ का। रामा है वो कौन है भाई, तो वो है आपके सन ऑफ किंग दशरथा, द रूलर ऑफ अयोध्या। ये जो अयोध्या के रूलर थे किंग दशरथा, उनके जो पुत्र हैं, प्रथम पुत्र, वो बेसिकली लॉर्ड रामा हुए। और ये जो रामा की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरी है, उनकी जो ग्रेट डीड्स है, उनके जो कर्म है, उसे हम लोग कहते हैं, उनकी स्टोरी को बेसिकली रामायण रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा है हिंदुज्म के बारे में। जो सॉरी लास्ट टॉपिक नहीं है बट काफी बड़ी टॉपिक, अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए, चलिए सब फटाफट कंप्लीट करते हैं। लिखा है हिंदुज्म। ये जो वर्ड है बेसिकली हिंदुज्म, इसे आपको बहुत ही डीप और ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हिंदुज्म है ना, वो पूरी हिस्ट्री की बुक्स आप खत्म कर दो, क्लास 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, दोबारा आपको जो हिंदुज्म है उसकी डेफिनेशन और इसके बारे में जो इसकी फिलॉसफी वो पढ़ने को नहीं मिलने वाला है। क्लास 7 में आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में और जो इस्लाम्स रिलीजन है इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर क्लास 6 में इसके आगे के चैप्टर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वालू, बट हिंदुज्म के बारे में सिर्फ यहीं पे दी हुई है। लिखा है द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम द वर्ड सिंधु। ये जो वर्ड हिंदू है ना, ये कोई रिलीजन का नेम नहीं है, हिंदुज्म कोई रिलीजन नहीं है। बेसिकली ये वर्ड जो ओरिजिनेट होता है एक रिवर सिंधु से, जो कि संस्कृत टर्म्स ऑफ द रिवर इंदस। ये संस्कृत नेम है, एक रिवर है इंदस। अंग्रेज लोग इस रिवर को इंदस कहते हैं और इसी रिवर का जो नाम है उसे सिंधु कहते हैं, और सिंधु से आपका वर्ड आया है हिंदू। द रूट ऑफ हिंदुज्म कैन बी ट्रेस्ड टू द इंदस वैली कल्चर। और जो हिंदुज्म के बेसिकली जड़ हैं, रूट हैं, वो बेसिकली इसके पहले जो मैंने आपको बताया था ना, इंदस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, तो उसी से आपका इसका रूट जो है वो कनेक्ट होता है। हिंदुज्म वाज नॉट फाउंडेड बाय एनी स्पिरिचुअल लीडर। ये जो रिलीजन है ना, किसी स्पिरिचुअल लीडर के द्वारा फाउंड नहीं किया गया है। जैसे आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, जिसने आपका बौद्ध धर्म लेके आया। महावीर स्वामी के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिसने जैन धर्म को बेसिकली जो है वो स्टार्ट करा था। इवन प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानते हो, जिसने आपका जो इस्लाम रिलीजन है उसे स्टार्ट कराया। फिर इवन यीशु मसीह के बारे में जानते हो, जिसने आप क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो स्टार्ट कराया था और उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो दिया था। बट यहाँ पे आप हिंदुज्म के बारे में देख सकते हो, इसकी कोई फाउंडर नहीं, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं है। इट इज अ फिलॉसफी। हिंदुज्म बेसिकली एक थॉट प्रोसेस, एक फिलॉसफी है, विचारधारा है, एंड अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की जो तरीका है उसे हम लोग हिंदुज्म कहते हैं, दैट इवॉल्व ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और ये जो पूरी प्रोसेस है हिंदुज्म की, इसकी जितनी सारी ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, या फिर आप कह सकते हो कल्चर है, इसे इवॉल्व होने में, दुनिया के सामने आने में, फैलने में, सीखने में और ग्रो अप होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। द मिक्सिंग ऑफ सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडस वैली पीपल एंड आर्यन सेटल्स लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ हिंदुज्म। जो सोशल लाइफ है, रिलीजियस बिलीफ है, उन सब का मिक्सिंग होता है किनके बीच में, इंडस वैली जो पीपल थे, जो हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में पढ़ा था वो, और जो आर्यन पीपल्स जहाँ पे आके सेटल डाउन होते हैं, इन दोनों के बीच से जो नई चीजें इवॉल्व होती है, जो नया रिलीजियस और सोशल बिलीफ कल्चर इवॉल्व होता है, उसे हम लोग हिंदुज्म कहते हैं। द एसेंस ऑफ हिंदुज्म इज द बिलीफ इन द omnipotent and omnipresent single force or energy having great power and influence, इसे हम लोग कहते हैं omnipotent। तो यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली, जो हिंदुज्म फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो बेसिकली बिलीव करते हैं omnipotent पे, यानी कि एक ऐसा गॉड है जिसमें बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। omnipresent यानी कि वो हर एक जगह प्रेजेंट है। सिंगल फोर्स, एकलौता फोर्स और एनर्जी है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई एक सोर्स ऑफ, कोई एक बेसिकली आपका पावर है, शक्ति है, कैसा, तो आपका एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पूरी वर्ल्ड को मैनेज कर रही होती है, कंट्रोल कर लेती है। इवन देखो, आपके एक स्कूल को मैनेज करने के लिए आपके टीचर्स चाहिए होते हैं, प्रिंसिपल चाहिए होते हैं। इवन छोटे से परिवार को मैनेज करने के लिए वहाँ पे घर के मुखिया या फिर किसी और चीज का होना जरूरी होता है। हर एक चीज को देखना, आपको किसी ना किसी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको एक पावर, एक शक्तिशाली इंसान को होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से पूरी ब्रह्मांड को, पूरे वर्ल्ड को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए कहा जाता है, कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी चीजों को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। दिस क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज गॉड। इसी यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं, उसकी जो रक्षक है, जो मैनेज करने वाले, जो शक्ति है, उसे गॉड की नाम दी जाती है।
देयर आर थ्री मेन प्रिंसिपल ऑन विच हिंदू फिलोसफी इज बेस्ड। आपको बस 3 फिलोसफी याद रखनी है जिसपे पूरी हिंदू जो रिलीजन है वो बेस्ड है। तो बच्चों ये जो 3 मेन प्रिंसिपल है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आप से कनेक्ट करना और बताना क्या आप इन रिलीजन को अपने जीवन में फॉलो कर पा रहे हो, तभी जाकर आप एक सच्चे हिंदूज हो। लिखा है फर्स्ट इज धर्मा। Dharma means that every person has a moral duty to do what is right and lead a pious life. धर्म आपका ड्यूटी है, सिर्फ आपका ड्यूटी नहीं, हर एक पर्सन का ड्यूटी है, जो मोरल ड्यूटी है, जो उसे बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट इज कर्मा। कर्मा मीन्स द पीपल मस्ट फेस द consequences ऑफ देयर एक्शंस। कर्मा बेसिकली आप जो भी एक्शन धरती पे आने के बाद यहाँ पे करते हो, चाहे बुरा करते हो, भला करते हो, उसकी जो रिजल्ट है यदि आप पूरे करते हो तो गॉड जो शक्ति है वो आपके साथ पूरी तरीके से पेश आएंगी। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो यदि मैक्सिमम चांसेस, अधिकतर चांसेस जो गॉड है वो आपके साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो धर्म कर्मा के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो बच्चों आपका है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ फोर्स मतलब लोगों की डेथ बेसिकली नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे जो सोल है ना वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज कर जाता है। कहा जाता है ना जो हमारा दिमाग है, हमारा जो शरीर है वो सिर्फ एक हार्डवेयर की तरह है और जो हमारा आत्मा है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर की तरह है। जिस प्रकार कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के वो बिना काम किए उसमें से कोई काम आप नहीं कर पाते। इवन आपका जो फोन है उसे मान लो यूट्यूब ना हो, व्हाट्सअप ना हो, इसको जो एप्लीकेशन है वो ना हो तो आपका फोन किसी काम के लिए है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है ना वो समझो एक तरह से हार्डवेयर है और इसकी जो सॉफ्टवेयर है ना वो है आपका जान। यदि आपके पास आपके शरीर में जान हो तो सभी चीजें एक कर रही होगी। जब आपके शरीर से जान निकल जाती है, प्राण निछावर हो जाती है, प्राण बेसिकली छूट जाते हैं शरीर से, तो आप अकेले पड़ जाते हो। आपकी जो बॉडी है वो आपके हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रही होती, मैनेज नहीं हो रही होती। आगे लिखा है कि वेन पीपल डाई, जब पीपल्स की डेथ होती है, ओनली देयर बॉडीज डाई, उसके जो शरीर है सिर्फ वो डाई होते हैं। देयर सोर्स लाइफ ऑन, उसकी जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो अभी भी जीवित होता है। माइग्रेशन इनटू न्यू बॉडीज एंड रीबॉर्न, तो ट्रांस माइग्रेशन मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बैड बॉडीज टू अनदर बॉडीज, और कह सकते हो यहाँ पे। तो ये बच्चों हिंदुज्म था और आई थिंक अब आपने समझ लिया होगा कि जो हिंदुज्म है वो कोई रिलीजन नहीं, बेसिकली आपका एक ड्यूटी है, वे ऑफ लिविंग है आपका, कह सकते हो एक थॉट प्रोसेस है कि कोई ना कोई एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो पूरी वर्ल्ड को मेंटेन कर रही होती है। और जो फिलोसफी हिंदुज्म को वो सिर्फ 3 है, एक धर्मा, कर्मा एंड ट्रांस माइग्रेशन। तो अब हमारे पास सिक्स दो टॉपिक बचा हुआ है। पहला है इकोनॉमिक लाइफ एंड द सेकंड वन इज इंपैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर। चलो फटाफट से देख के खत्म करते हैं। और एक जो छोटी बॉक्स में आपको दिख रही है इसे भी हम लोग fill करेंगे, ये है आपका हिंदुज्म। तो देखो बच्चों क्या लिखा होगा कि जो आर्यंस लेड सर्टन लाइफ, जो आर्यंस हैं वो एक बहुत ही सर्टन लाइफ को जी रहा होता है अभी के टाइमिंग में। एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन, और उनका जो मेन वर्क है, ऑक्यूपेशन है, वो आपका एग्रीकल्चर है। अच्छा ये कब के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये बात कर रहा हूँ 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच का, यानी कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का। तो जो मेन ऑक्यूपेशन है वो आपका एग्रीकल्चर, जो पीपल है वो बेसिकली रिमेन सेम बट द यूज ऑफ आयरन एंड इम्प्रूव फार्मिंग इंप्लीमेंट्स, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वहां का भी मेन ऑक्यूपेशन आपका क्या था, एग्रीकल्चर था। यहाँ भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, बट जो थोड़ी सी चीजें बदली है वो है आपका यूज ऑफ आयरन। आयरन के यूज की वजह से इसकी जो इंप्लीमेंट्स करने का तरीका है, खेती करने का, एग्रीकल्चर करने की जो चीजें हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़ी बदल गए हैं और इनकी जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ गई है, फार्मिंग अच्छे से होने लगी है और फार्मिंग अच्छे से होने की वजह से इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, इनकी जो प्रोस्पेरिटी है, धन दौलत संपदा वगैरह वो थोड़ा बढ़ गया है। जो पीपल है वो रहते हैं बहुत ही सादा सादा जीवन। वो जो पीपल है वो लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज पेंटेड ग्रे वेसल। ये इस टाइम पीरियड में जो लोग रहते हैं वो एक पेंटेड ग्रे वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं। पेंटेड ग्रे वेसल्स मतलब एक स्पेशल टाइप की जो बर्तन है, मिट्टी की बनी हुई रहती है, उसको पेंट करी हुई रहती है, उसका इस्तेमाल करता है। विच हैव बीन फाउंड एट मेनी साइट्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे साइट्स पे खुदाई करने के बाद ये मिली है, जहां से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। The period show the growth of towns and cities as well as the development of trade by barter system। यहाँ के जो लोग हैं इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं, बिजनेसेस भी करते हैं और ये अपने आसपास में टाउन्स को बनते हुए, सिटीज को बनते हुए देखते हैं। इवन इसके टाइम में जो ट्रेड है उसकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, लोग ट्रेड के बारे में समझते हैं, बिजनेसेस करते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए अभी हमारे के पास ऐसे मनी होती है ना, जो कोई भी चीज खरीदनी हो मनी दे दो, उसे कुछ खरीदना तो वो आगे वाले को मनी दे देगा, बट इस प्रकार से वहां पे नहीं होती थी। उस वक्त जो बिजनेस है वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है बिजनेस करने का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है उसके बदले हम उसे पैसा नहीं देते, बल्कि हम कोई सर्विस दे रहे होते हैं या फिर कोई सामान उसके बदले में दे रहे होते हैं। मान लो आपके पास बहुत ज्यादा पोटैटो और मेरे पास बहुत ज्यादा ऑनियन है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ ऑनियन खा के मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे पोटैटो मिले, तो मैं क्या करूंगा, आपसे पोटैटो ले लूंगा और बदले में मैं आपको ऑनियन दूंगा। तो बेसिकली इस सिस्टम से वो लोग वहां पे बिजनेस किया करते थे। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर, यानी कि जो आर्यन सिविलाइजेशन थे
वो आपका क्रेडल ऑफ इंडियन कल्चर है। अच्छा, ये जो हमारा इंडियन कल्चर है, तो कह सकते हैं हिंदुज्म कल्चर है, उसकी जो शुरुआत है वो आर्यन सिविलाइजेशन से होती है। द हिंदूज हिंदुज्म ऑफ टुडे इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ वेदा एंड उपनिषद। अभी के टाइम में भी जो हिंदूज हैं उनकी जो फिलॉसफी है वो बेस्ड है वेदास पे, यानी कि उसका जो कल्चर ट्रेडिशन है, जो रूल रेगुलेशन जो वो फॉलो करते हैं वो वेदास है, उपनिषद है। एंड द संस्कृत लैंग्वेज एंड वैदिक लिटरेचर act as unifying forces that binds the vast majority of Indians into one nation। जो वैदिक लिटरेचर है, जैसे कि आपका वेदा है, उपनिषद है, रामायण महाभारत है, वो हिंदुज्म को यूनिफाई करती है, उसे एक बना के रखती है। जो मेजोरिटी इंडियन है, जो एक नेशन पे बिलीव करते हैं और साथ में मिलजुल के रहते हैं, इसके पीछे का बस एक ही रीजन है, वो है हिंदुज्म। और हिंदुज्म जो पूरी तरह से फिलोसफी और फुली तरह से वो बेस्ड है आपका वेदास पे, वैदिक लिटरेचर पे, और जो संस्कृत लैंग्वेज है उन सभी को कनेक्ट करती है। चलिए आगे, एक्चुअली में ये आई थिंक मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए, कंक्लूड कर देना चाहिए यहीं पर, बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो दी ना इस बॉक्सेस में दिए हुए, वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं वो आपको पता चले, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप बस इसको पढ़ने वाले नहीं हो, सुनोगे तो सुन के पढ़ लोगे, समझ जाओगे, लेकिन अदरवाइज आप अपने से, आपके पास बुक्स हैं लेकिन आप इन चीजों को पढ़ने वाले नहीं हो, आप बड़े आलसी टाइप के लोग हो बच्चों। देखो लिखा है, द टर्म हिंदुज्म वाज coined by the British in the early 19th century। ये जो वर्ड हिंदुज्म है ना वो पहले नहीं था। पहले वो लोग जो वर्ड है, हिंदू वर्ड भी नहीं था और हिंदुज्म वर्ड भी नहीं था। लोग बस जीवन को जी रहे होते थे और उसके लिए जो वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत है, उसमें जो भी चीजें हैं, जो स्टोरी हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको सीखते हैं, देखते हैं और जी रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तब इसका नाम देना स्टार्ट करते हैं हिंदुज्म, और जो हिंदू वर्ड है वो अंग्रेजों की द्वारा दी गई है। इट वॉज जनरलाइज्ड टर्म यूज्ड ऑफ कलेक्टिवली डिनोट द वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स with similar but not identical belief with the root in the ancient Harappan and Vedic culture। Hinduism represent a set of religious, spiritual and philosophical system। देखो हिंदुज्म है ना वो क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो रिलीजियस सिस्टम है, स्पिरिचुअल है, फिलोसफिकल सिस्टम है, यानी कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हमारा रहन सहन कल्चर है, उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करने का वर्ड जो है वो हिंदुज्म है। जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये जितनी सारी कंट्रीज हैं ये इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, उन सबको रिप्रेजेंट करने एक वर्ड है वो आपका हिंदुज्म। इट ऑल्सो रेफर टू एज अ वैदिक रिलीजन और सनातन धर्म। इसे कभी कभार वैदिक रिलीजन और सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुज्म इज ए यूनिक अमंग द वर्ल्ड रिलीजन। दुनिया में जितने भी टाइप के रिलीजन है उनमें से जो हिंदुज्म है वो बहुत ज्यादा यूनिक और अलग है, क्योंकि इसका कोई स्पिरिचुअल फाउंडर नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, और ये कोई स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ओरिजिन नहीं है। ये बेसिकली लिविंग, ये बेसिकली लोगों के रहते रहते उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनके जो अनुभव है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वहां पे क्या सिखाया जाता है, जो लोग थे पहले के, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स ने क्या गलतियां करी तो क्या चीजें हुए, कैसे उसे जिया जाए, कैसे लोगों को अर्थ पे आके रहा जाए ताकि उन्हें कोई मुसीबत ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और वे एक अच्छी जिंदगी जी सके, सक्सेसफुल और हैप्पी जिंदगी जी सके। इस बारे में आपको रामायण महाभारत सिखाता है। तो ये जो हिंदुज्म है ये कोई रिलीजन नहीं है, ये आपका वे ऑफ लिविंग है, और इसके कोई फाउंडर भी नहीं है। बेसिकली ये जो है समय के साथ धीरे धीरे अपने से इवॉल्व हुआ है और फिर बाकी लोगों में फैला है। नेक्स्ट आपका स्टोरी ऑफ महाभारत, आपने अक्षर स्टोरी ऑफ महाभारत के बारे में थोड़ी पूरी जो चीजें हैं वो आप तो जान ही रहे होंगे, बट फिर भी यहाँ पे बहुत शॉर्ट में चीजें दी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बता दूं। लिखा था किंगडम ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मेरठ में एक जगह है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर नाम का एक बहुत बड़ा सा राज्य हुआ करता था, जहाँ के राजा का नाम था किंग पांडु। ही हैड 5 सन्स, और उसके 5 पुत्र थे। ये देखो एक हस्तिनापुर नामक एक शहर है, यानी कि एक राज्य है, किंगडम है। वहां के जो राजा उसका नाम है पांडु। ये जो पांडु है उनके 5 पुत्र होते हैं। पहला युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दे वर नोन एज द पांडव, और जो ये 5 हैं और किंग पांडु के पुत्र होते हैं, इसलिए इसे पांडव के नाम से जाना जाता है। वेन पांडु डाइड, जब ये पांडु यानी कि जो राजा है उनकी डेथ हो जाती है, हिज यूजुअली इंपेयर्ड ब्रदर धृतराष्ट्र बिकम द किंग। तो अब क्या होता है, एक्चुअली उस वक्त का सिस्टम ऐसा था कि जो किंग है उसी का पुत्र किंग बनेगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो पांडु के जो पुत्र हैं वो अभी छोटे छोटे हैं, और इनकी जो भाई हैं, बेसिकली पांडु के जो भाई हैं उनका नाम था धृतराष्ट्र, और ये जो धृतराष्ट्र हैं इनके 100 पुत्र होते हैं, और इसे एक साथ कौरव कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे 2 फैमिली हो जाता है, एक फैमिली पांडु का, एक हो जाता है धृतराष्ट्र का। पांडु के जो पुत्र हैं उसे पांडव कहा जाता है, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं 100 पुत्र हैं उसे कौरव कहा जाता है। धृतराष्ट्र डिवाइडेड द किंगडम बिटवीन द कौरव एंड पांडव। अब क्या है कि धृतराष्ट्र अभी भी किंग है, पांडु उसकी मृत्यु हो गई है,
तो उनके जो पुत्र हैं वो भी चाहते हैं अपनी हिस्सेदारी, और जो धृतराष्ट्र हैं इसके 100 पुत्र हैं और ये भी चाहते हैं अपने समाज में अपने हिस्सेदारी। इनमें से जो धृतराष्ट्र है उसके जो पुत्र हैं जिसका नाम दुर्योधन होता है वो चाहता है राजा हम बने। जो पांडव है उनके जो भाई हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी पहले राजा थे तो अब राजा हम में से किसी एक को बनना चाहिए। तो इन छोटी मोटी चीजों को लेकर के कन्फ्लिक्ट होती है, और कन्फ्लिक्ट जो है खत्म होता है विद द बैटल ऑफ महाभारत, जो कि आपका लड़ा जाता है कुरुक्षेत्र के फील्ड में। गिविंग हस्तिनापुर टू हिज सन्स एंड द खांडवा फॉरेस्ट टू हिज नेफ्यू। देखो अब क्या होता है, चूंकि यहाँ पे जो कौरव है वो बात को मानते नहीं है, और उनके पिताजी यानी जो धृतराष्ट्र है वो किंग बेसिकली यहाँ के रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हस्तिनापुर जो शहर है, जो पूरी किंगडम है, वो दे दिया जाता है कौरव को, और जो खांडवा प्रदेश है जो कि पूरा जंगल वाला प्रदेश था वो दे दी जाती है यहाँ पे पांडव को, और ये सेपरेशन होती है। और ये जो यहाँ पे बेसिकली दोनों के बीच में डिवाइड होती है किंगडम का, और यहीं से स्टार्ट होता है महाभारत। तो पीछे तो बच्चों ये इसका रीजन रहा था युद्ध होने का, और ये था आपका छोटी सी स्टोरी महाभारत का। तो बच्चों आज की इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। आई होप ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने बाकी के सभी दोस्तों में शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।